अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त इंडियन साइड पर, इंडियन मीडिया पर, इंडियन रॉ बैक जो ओसेंट्स हैं उनकी तरफ से रोया पीटा इस बात पर जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपनी एयरफोर्स यूज की इंडिया के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, चाहे वो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन हो, चाहे वो एयर टू एयर ऑपरेशन हो, उसमें एक्चुअली पाकिस्तान का कोई कमाल नहीं था। चाइनीज इंजीनियर्स मदद कर रहे थे पाकिस्तानी जेट एजेंसीज की। और ऐसा वक्त इंडिया पर क्यों आ चुका है कि अब एक वक्त में वो कहते थे कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले के लिए बना ही नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत सुपीरियर है। अब वो इस चीज पर रो रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा नुकसान हुआ है उसके पीछे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। यानी कि जो एक डेनाइल मोड है वो भी इतना इग्नोरेंट हो चुका है कि उसमें भी वो पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहते। उसमें भी वो समझते हैं कि हमारी नाकामी का जिम्मेदार चाइनीज इंजीनियर्स हैं। क्या चाइनीज इंजीनियर्स वाकई इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि पाकिस्तान के जेट एजेंसीज राफेल्स को ओवर पावर कर पाए? इस चीज को डिटेल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवाना चाहूंगा इंडियन आर्मी वेटरन, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिशियल प्रवीण सोनी का, जिन्होंने रिसेंट अपनी एक पॉडकास्ट में उनका बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। टारगेट पे लगा, मैं टारगेट की बात करूंगी कि क्या है टारगेट, हमारा ही नुकसान जाहिर हुआ होगा तो मुझे बताइए। लेकिन ये हमला तो अचानक हुआ, भारत ने बताया जरूर था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। नहीं, हफ्ते 10 दिन की नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से, शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। तब से बोल रहे थे और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे देखने के लिए कि जो है टारगेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए, इस बार सिंदूर में जो बालाकोट में हुआ था, बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, इस बार तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था, इसमें उनके नजदीक, उनके एनालिसिस के मुताबिक चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान तब आए जब अचानक से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, तो चाइना ने अपने इंजीनियर्स को इमरजेंसी में पाकिस्तान भेज दिया। पहली चीज, मैं लॉजिकली इस चीज को सही नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि इतने कम अरसे में, यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ और उसके कुछ दिनों के अंदर ही इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक एरियल क्लैश हुआ और प्रॉपर मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ। इतने कम अरसे में दुनिया की कोई इंजीनियरिंग टीम कोई वंडर्स नहीं कर सकती। पहली चीज ये है कि जो चाइनीज इंजीनियर्स की डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, बेसिकली वो क्या होता है कि जैसे जैकोबाद एयरबेस पर पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 हैं, इसी तरह जिन जिन एयरबेसेस पर अमेरिकन मेड TPS 77 रेडार्स हैं, वहां अमेरिकन ऑफिशियल्स और अमेरिकन टेक्निकल स्टाफ मौजूद होता है। सेम इसी तरह जैसे नाइजीरिया में पाकिस्तानी F-17 थंडर्स हैं, तो वहां पाकिस्तान एयरफोर्स का टेक्निकल स्टाफ और पाकिस्तानी इंजीनियर्स डिप्लॉयड होते हैं। ये नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है। इसी तरह पाकिस्तान ने जिस उधमपुर एयरबेस को टारगेट किया, वहां इजरायली टेक्निकल स्टाफ मौजूद था। इवन इस चीज को DGISPR ने डायरेक्टली उधमपुर बेस का नाम तो नहीं दिया था, बट उन्होंने इम्प्लिसिटली ये जरूर कहा था कि इजरायली टेक्निकल स्टाफ इंडियन बेसिस पर डिप्लॉयड है। अब जैसे इंडिया और इजराइल की बायलैटरल कोऑपरेशन है, मैं आपको सादा सी मिसाल दूं तो 2017 में ब्लू फ्लैग एक्सरसाइजेज हुई थी। इजरायली एयरफोर्स इसे होस्ट कर रही थी ओदा एयरबेस पर। इंडियन एयरफोर्स ने अपना टेक्निकल स्टाफ, अपने पायलट्स, अपने जेट्स वगैरह भेजे। फिर उसके बाद इंडिया में जो एरियल एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें इजराइल अपना टेक्निकल स्टाफ भेजता है। यहाँ तक के बायलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस के कई मुआहदे भी दोनों कंट्रीज के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ इंडिया के डिफेंस डेलीगेशन इजराइल जाते हैं, इजरायली डिफेंस डेलीगेशन इंडिया आते हैं। सेम चीज इंडिया रशिया के साथ भी करता है। बट पाकिस्तान उस चीज पर कभी रोएगा नहीं और कोई मुल्क भी नहीं रोता, बिकॉज ये एक जनरल स्टैंडर्ड है डिफेंस कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और ये एक जनरल प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अब जैसे जैकोबाद में US पर्सनल मौजूद होते हैं, अमेरिका का टेक्निकल स्टाफ वहां मौजूद होता है। सेम उसी तरह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना जॉइंटली कैरी आउट कर रहे हैं। वहां चाइनीज टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स भी होते हैं। इसलिए इंडियन साइड पर ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी जेट एजेंसीज का इसमें कोई रोल नहीं था, ये चाइनीज इंजीनियर्स की वजह से पॉसिबल हुआ। बेसिकली चाइनीज इंजीनियर्स ऑब्वियसली PSC कामरा पर, नूर खान बेस पर ऑब्वियसली होंगे, पाकिस्तान के
कई ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, प्लस जेटन सी के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंस पाकिस्तान को चाहिए उसके लिए भी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उनका काम ये है कि पाकिस्तानी पर्सनल को इतना ट्रेन करना कि जेटन सीज हर लिहाज से कॉम्बैट रेडी रहें और ऑपरेशनलाइज रहें। कभी कोई ऐसा इशू ना बने कि कोई भी जेटन सी पाकिस्तान एयरफोर्स का ग्राउंडेड रहे। सेम यही चीज आप इंडियन राफेल के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। कुछ कंट्रीज इसे ओपनली एक्नॉलेज करती हैं, कुछ कंट्रीज ओपनली एक्नॉलेज नहीं करती। ये हर मुल्क की अपनी पॉलिसी के मुताबिक है। लेकिन ये चीज आपको इंडिया की वो खोखली हालत भी बता देगा कि इनके अंदर डिनायल मोड इतना आ चुका है कि ये अपना नुकसान भी दूसरों के सर डाल रहे हैं। मतलब इनकी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान ने हमारा नुकसान नहीं किया, अगर हमारा नुकसान हुआ भी है तो वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। अगर इनके लॉजिक से देखा जाए तो फिर तो पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, पाकिस्तान ने तो फिर ये इसराइल, रशिया, फ्रांस और दूसरे कंट्रीज जिनसे इंडिया वेपन्स लेता है, जिनकी मिलिट्रीज के साथ इंडिया की ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनके डेलीगेशन इंडिया आते हैं, जिनके मिलिट्री पर्सनल की डिप्लॉयमेंट इंडिया में होती है, फिर तो पाकिस्तान ने उन सबसे जंग लड़ी है। लेकिन ये ऐसी कोई स्टेटमेंट देना, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहमकाना और सबसे ज्यादा बच्चगाना चीज है जो इंडिया कर रहा है। और ये जो मेंटालिटी है जो बीजेपी की वजह से इंडिया में आई है और उस बुनियाद पर वो हर किसी को साइडलाइन करते फिर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक पाकिस्तान के लिए भी इस वजह से है बिकॉज अब वो एक ऐसे जंगी जुनून में जा चुके हैं जहां वो जंग सिर्फ अपनी जिद के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई लॉन्ग एंड्योरिंग एंड उनका नहीं है, कोई बड़ा एम नहीं है। जंग सिर्फ इस वजह से लगानी है पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से, हो सकता है बांग्लादेश से लगा ली जाए, कि हमने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना है, हमने अपनी आवाम को यह बताना है कि हम सुपीरियर हैं। सिर्फ आवाम के सामने हीरो बनने के चक्कर में वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट से खेल रहे हैं जिसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। और इस चीज को समझना, इस चीज पर बात करना, चाहे बार बार बात करनी पड़े, ये बहुत आम है। और ये पाकिस्तानी आवाम को भी समझने की जरूरत है कि हम बेसिकली डील किन से कर रहे हैं। तो वहां एस्केलेशन लैडर का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनी डेटरेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ये ना हो कि आप एस्केलेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत ज्यादा अपना ही नुकसान करवा लें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी डेटरेंस शो करने के चक्कर में इतना ज्यादा आगे नुकसान पहुंचा दें एनिमी को कि वो आगे फिर न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ चला जाए। तो बेसिकली एक ग्रे लाइन बन चुकी है आपकी अपनी डेटरेंस और उस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के दरमियान, जो कि पूरे के पूरे साउथ एशिया के रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।